हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विधि शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ये तथ्य आगामी आने वाली उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा जो कि 16 दिसंबर 2018 को आयोजित की जानी है के संबंध में काफी उपयोगी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। पहला तथ्य है कि अल्पियन ने डाइजेस्ट में विधि शास्त्र को प्राचीन एवं अनुचित विज्ञान कहा है। अगला है, सिसरो ने विधि शास्त्र को विधि का ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को विध्यात्मक विधि का दर्शन कहा है। सामंड ने विधि शास्त्र को नागरिक विधि के विज्ञान कहा है। हॉलैंड के शब्दों में विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। ग्रे ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा है। पैटर्न के अनुसार विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के प्रकारों का अध्ययन है। प्रोफेसर कीटन ने विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। नेक्स्ट है, डीन रास्को पाउंड के अनुसार विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। ड्यूगिट के अनुसार विधि शास्त्र सामाजिक विज्ञान है। प्रोफेसर जूलियन स्टोन के अनुसार विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। जूलियस स्टोन के शब्दों में वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल हैं। एलन के अनुसार विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। हॉल ने संकलनात्मक विधि शास्त्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को सामान्य तथा विशिष्ट विधि शास्त्र के रूप में विभाजित किया है। लॉस्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। विधिवेत्ता हुगो ने सामाजिक संविदा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम यूनानी विचारधारा में प्रकट हुआ था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता स्टोइक्स है। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री हीगल हैं। हॉलैंड ने विधि शास्त्र को अधिरचित विधि का प्रारूपी विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है, केल्सन के अनुसार समाजशास्त्री शाखा पश्च विधिक है। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र संत ऑगस्टाइन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नैसर्गिक विधि के द्वारा मानवाधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया गया है। प्राकृतिक विधि का उद्धार का श्रेय स्टेमलर को दिया जाता है। परिवर्ती अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक स्टोमलर है। स्टोमलर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में विधि को अपवाद रहित सार्वभौमिक बंधनकारी इच्छा निरूपित किया है। एडमंड वर्क के अनुसार विधि एक क्रमिक और जैविक प्रक्रिया की देन है। ऑस्टिन को आंग्ल विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है। जे जस्टिन ने विधि को अनुशास्त्री से समर्थित संप्रभु समादेश के रूप में परिभाषित किया है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया है। ऑस्टिन ने प्रत्यक्षवाद की नींव रखी थी। केल्सन ने कहा है कि कोई वस्तु क्या है यह हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह अध्ययन न कर लें कि वह क्या करती है। उचित रूप से की जाने वाली विधि और अनुचित रूप से की जाने वाली विधि में ऑस्टिन ने विभेद किया है। अर्थात ऑस्टिन ने उचित रूप से तथा अनुचित रूप से की जाने वाली दोनों विधियों में अंतर किया है। लॉर्ड लेवलिन का कथन है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए। C.K. एलन ने विधि को ताड़ का वृक्ष कहा है। केल्सन को ऑस्टिन से एक कदम आगे माना जाता है। केल्सन व उसके समर्थकों को विधि शास्त्र की वियना शाखा के नाम से संबोधित किया गया है। सेविनी को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी तथा समाजशास्त्रियों के पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है। केल्सन ने विधि को मानकों का विज्ञान कहा है।
केल्सन ने विधि को मनोवैज्ञानिक तत्वों से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है। सामंत का मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। हार्ट ने विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखा है। प्रोफेसर H.L.A. हर्ट ने विधि का प्रमुख एवं गौड़ नियमों का योग कहा है। विधि को प्रमुख एवं गौड़ नियमों का योग कहा है। फुलर के अनुसार विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है। ऐतिहासिक शाखा के साथ विधि का जातीयवादी का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। हेनरी मैन को ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कहा जाता है। सेविनी ने विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिस्थापित किया। सेविनी ने लोकात्मा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सर हेनरी मैन ने विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया है। पुचटा के अनुसार न तो लोक न ही राज्य अकेले विधि का स्रोत है। ड्यूगिट के अनुसार विधि सतत संघर्ष का परिणाम है। ड्यूगिट के शब्दों में सामाजिक समेकता एक तथ्य है और यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित है। रास्को पाउंड के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करना है। रास्को पाउंड के अनुसार विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों और मांगों की संतुष्टि हेतु एक सामाजिक संस्था है। अर्थात जो रास्को पाउंड ने कहा है वो कहा है कि विधि जो है समाज की आवश्यकताओं, दावों और मांगों, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो समाज के द्वारा दावे किए जाते हैं और जो उसकी मांगे हैं, उनकी सबकी संतुष्टि हेतु एक सामाजिक संस्था है। ये रास्को पाउंड कहते हैं। अगला है, रास्को पाउंड ने सामाजिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक्विनास के अनुसार विधि में तर्क और इच्छा होनी चाहिए। सेविनी के अनुसार विधि की अवधारणा जन चेतना में निहित है। डास रेक डेस वेसिडस सेविनी की पुस्तक है जिसका अर्थ है द लॉ ऑफ पोजीशन। फेडरिक ने कहा है कि न्याय कभी दिया नहीं जाता, यह कठिन कार्य है जिसे प्राप्त करना होता है। फेडरिक कहते हैं कि न्याय कभी दिया नहीं जाता, यह एक कठिन कार्य है जिसे हमें प्राप्त करना होता है। बेंथम ने विधि शास्त्र को व्याख्यात्मक तथा मूल्यांकनात्मक में विभाजित किया है। बेंथम के अनुसार दो पार्ट में उन्होंने विधि शास्त्र को विभाजित किया है, एक व्याख्या के आधार पर और एक मूल्यांकन के आधार पर। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को सुस्पष्ट विधि का दर्शन कहा है। डीन रास्को पाउंड ने विधि शास्त्र का क्षेत्र केवल निर्णयों के संदर्भ में विधि का अध्ययन करना बताया है। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र का क्षेत्र केवल निश्चयात्मक विधि के अध्ययन तक सीमित रखा था। विधि शास्त्र के विकास में लोकहितवाद का समावेश 20वीं सदी की उल्लेखनीय उपलब्धि है। लीगल थ्योरी अर्थात विधिक सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर फ्रीडमैन ने 1945 में किया था। होमर जो है वो दैवी शक्ति को विधान का स्रोत मानते हैं। अरस्तु के रिटोरिक नामक ग्रंथ को मुकदमेबाजी संबंधी नियमावली कहा जाता है। अरस्तु का एक ग्रंथ है के रिटोरिक जिसे कि मुकदमेबाजी संबंधी नियमावली कहा जा सकता है। हॉब्स तथा लॉक ने व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। बेंथम का उपयोगितावाद तथा स्पेंसर का राज्य का विकास का सिद्धांत भी व्यक्तिवाद पर आधारित हैं। फ्रीडमैन के अनुसार प्राकृतिक विधि का इतिहास वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा इसमें उसकी असफलता की कहानी मात्र है। स्टोइक विचारधारा के प्रवर्तक जैनो थे। हेरोक्लिंटस के अनुसार बुद्धिमानी सत्य बोलने और प्रकृति के अनुसार आचरण करने में निहित होती है। संत आगस्टीन को शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त तथा मध्यकाल के सूर्योदय के पूर्व के बीच की कड़ी माना जाता है। आगस्टीन की दो प्रमुख कृतियां, एक है स्वतंत्र इच्छा और दूसरी है ईश्वर का शहर। पोप गैलेशियस ने दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बेंथम ने जूरी पद्धति का समर्थन किया। बेंथम न्यायाधीशों को जज एंड कंपनी नाम से संबोधित करते थे।
बेंथम की विश्व की परिभाषा को अनुशासित समर्थित संप्रभु का समादेश कहा जा सकता है। हेनरी मैन का कथन है कि आदेशात्मक विधि का सिद्धांत अंतिम समुदायों के प्रति लागू, आदिम समुदायों के प्रति लागू नहीं होता है। सेवनी के अनुसार विधि मानव के कार्य तथा व्यवहारों का नियम है, जिन्हें की राष्ट्रीय प्रथाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कैल्सन ने विधिक चाहिए तथा नैतिक चाहिए में भेद किया है। विधिक चाहिए तथा नैतिक चाहिए में अंतर किया है। कैल्सन ने शुद्ध विधि के सिद्धांत को निर्वचन का सिद्धांत माना है। हैरिस के अनुसार कर्तव्य की संकल्पना अनुशास्त्री की संकल्पना से अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। प्रोफेसर हार्ट प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के समेकन को विधि शास्त्र की कुंजी मानते हैं। कंसेप्ट ऑफ लॉ हार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक को वर्णनात्मक समाजशास्त्र संबंधी निबंध का नाम दिया गया है। लोक चेतना की व्याख्या सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में की है। आउटलाइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ राइट्स, ए ज्यूरिस्टिक इनसाइक्लोपीडिया पुस्ता की विख्यात पुस्तक है। ये जो पुस्तक है, ये इतना बड़ा नाम जो मैंने आपके समक्ष बताया, ये पुस्ता की पुस्तक है। गियर्क ने मानव संगठन को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। नेक्स्ट है, हीगेल ने अपने विचार फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ और नेचुरल लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस आउटलाइन में व्यक्त किए थे। कोहलर के अनुसार अहमवाद तथा स्वार्थपरता मानव गतिविधि को बढ़ावा देता है। अहमवाद अर्थात अहंकारवाद एवं स्वार्थपरता अर्थात स्वार्थी होना, यह मानव की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, ऐसा कोहलर के अनुसार है। जातीयता का सिद्धांत नाजियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एहरिंग के अनुसार मानव इच्छा का उद्देश्य स्वयं क्रिया नहीं है, बल्कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि है। एहरिंग को 19वीं शताब्दी का जर्मन विधि में सर्वाधिक विश्वकोशी मस्तिष्क वाला व्यक्ति माना गया है। दुर्खिम ने विधि और नैतिकता को मूलतः पर्यायवाची माना है। ड्यूगिट ने कृति लॉ इन द मॉडर्न स्टेट में संप्रभुता के स्थान पर जनसेवा के विचार को महत्व दिया है। ड्यूगिट ने सामाजिक तथ्य को, इलियट ने उच्च स्तरीय मीमांसकीय तथ्य कहा है। सामाजिक समेकता का सिद्धांत ड्यूगिट का है। फ्रीडमैन के अनुसार ड्यूगिट का सामाजिक समेकता का सिद्धांत कैल्सन की प्रारंभिक प्रतिस्थापना के सिद्धांत के समान है। अमेरिकन यथार्थवादियों ने विधि की व्यवहारिकता पर बल दिया है। ग्रे के अनुसार विधि का वास्तविक केंद्र बिंदु न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। फ्रैंक ने कहा है कि हमें वस्तुओं पर विचार करना चाहिए, शब्दों पर नहीं। सामंड ने विधि स्रोतों का विभाजन औपचारिक स्रोत और तात्विक स्रोतों के रूप में कहा है या किया है। कीटन ने विधि के स्रोतों को आबद्धकारी और अनुध्याय के रूप में विभाजित किया है। ग्रे ने विधान को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में व्याख्या की है। सामंड के अनुसार विधान के दो तरीके सर्वोच्च विधान तथा अधीनस्थ विधान है। सामंड का कथन है कि रूढ़ी का समाज से वही संबंध है जो कि विधि का राज्य से होता है। ब्लैकस्टोन के अनुसार रूढ़ी विधि का ऐतिहासिक स्रोत है। असुसंगतता तथा मौलिकता रूढ़ी के आवश्यक तत्व नहीं है। ग्रे ने कहा है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करते हैं। ग्रे जो है न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। कार्डोजो का विचार है कि पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। भारत में पूर्व निर्णय का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 141 है। लोकलक्षी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को कहा जाता है। पैटर्न के शब्दों में मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा पुत्र है जिसका कि कभी कोई पिता नहीं रहा। प्रोफेसर डरबाकिन ने अधिकार को सामान्य कल्याण के विचारों को प्राथमिकता देते हुए तुरुप का पत्ता कहा है। एलन के अनुसार अधिकार से ही उत्पन्न होता है। हाइफेल्ड ने अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रसिद्ध विश्लेषण किया है। डायस ने कर्तव्यों को
आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान कहा है। सामान्य का कथन है कि जीवित व्यक्ति आता है, जाता है, परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक रहती है। स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय जिस तरह की बाल्टी में रखा पानी अलग अलग बूंदों का संग्रह है, यह कथन हाईफील्ड का है। विधि की अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में हार्ट ने कहा है कि यह समावेश, अनुशासित एवं संप्रभुता की त्रिवेणी अर्थात तीनों को मिक्स करके जो संगम बनता है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो समावेश, अनुशास्ति एवं संप्रभुता। ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है। लोक चेतना का सिद्धांत सेवनी का है। जीवित व्यक्ति की अवधारणा इहलिच की देन है। वैज्ञानिक प्रमाणवाद अगस्त कांटे का है। एहलिच, बेंथम, ड्यूगिट, इयरिंग, पाउंड एवं कांटे समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक हैं। ये सभी समाजशास्त्रीय विचारक हैं। बेंथम एवं ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। विधि के विकास का केंद्र बिंदु विधायन या न्यायिक निर्णय न होकर के समाज स्वयं में, यह कथन इहलिच का है। इयरिंग के अनुसार के सिद्धांत के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को की संतुष्टि करना होता है। अर्थात इयरिंग ने जो है ये हित पर ज्यादा बल दिया था। रॉस्को पाउंड ने हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विधि व्यक्तियों के विकास के साथ ही विकसित होती है, उनकी शक्तियों के साथ सशक्त होती है और जैसे ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है, विधि भी समाप्त हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन सेविग्नी का है। सेविग्नी ने कहा था कि रूढ़ि वास्तविक विधि का एक लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं है। हार्ट ने कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान कहा है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, यह सेविग्नी की पुस्तक है। समाजशास्त्री स्कूल प्रमाणवाद की एक प्रतिक्रिया थी। इच्छा सिद्धांत एवं हित सिद्धांत विधिक अधिकार के मुख्य सिद्धांत हैं। विधि के तुलनात्मक अध्ययन को मेन ने प्रतिपादित किया था। प्रख्यात निबंध डिटर्मिनिंग रेशियो डेसिडेंडी ऑफ ए केस, ये गुडहार्ट द्वारा लिखा गया था। चिपमैन ग्रे ने विधायन को समाज के विधायी अंगों का औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया है। इमैनुअल कांट ने कैटेगरिकल इंस्पिरेटेंस अर्थात सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाफिल्ड ने अधिकारों तथा कर्तव्यों का विश्लेषण एक चार्ट के माध्यम से किया है। न्यायिक पूर्व निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक कोक, मैथ्यू हेल, ब्लैकस्टोन, डॉक्टर कार्टर, लॉर्ड स्कटन, एल जे आदि हैं। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनर्जीवन के लिए स्टोमलर को श्रेय दिया जाता है। ग्रोशियस का कथन है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। बेंथम ने विधिक दर्शन को उपयोगितावादी व्यक्तिवाद कहा है। हॉलैंड ने विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में परिभाषित किया है। विधि एक मानात्मक विज्ञान है, यह कैल्सन का कथन है। ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार रूढ़ि विधान से श्रेष्ठतर होती है। ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। समाज में विधि का कार्य अभियांत्रिकी का है, यह रॉस्को पाउंड का कथन है। प्लेटो प्राकृतिक विधि के सिद्धांत में यूनानी दर्शन का प्रमुख जन्मदाता है। विधिक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण विधायन है। अभिकर्ता का सेवक के माध्यम से अर्जित कब्जा व्यवहित कब्जे का उदाहरण है। सामान्य के अनुसार आधिपत्य का आशय कब्जे का आवश्यक तत्व है। ग्रे ने विधिक व्यक्ति को परिभाषित किया है। यह एक अस्तित्व है जिस पर के अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं। एकल निगम का मुख्य प्रयोजन है पद में निरंतरता बनाए रखना। विधि शास्त्र की विषय वस्तु तर्कशास्त्र सिद्धांत तथा राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक विधि सिद्धांत का दर्शन यूनानी काल में मिलता है। नेक्स्ट है जातीयवादी विधि के सिद्धांत का उद्भव जर्मनी में हुआ था। आप जा से जा याद रखें कि जातीयवादी विधि के सिद्धांत का उद्भव कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था।
यूनानी विचारक राज्य के स्थान पर पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते थे। मृत्युदंड निरोधात्मक दंड सिद्धांत का एक उदाहरण है। दंड के मुख्य सिद्धांत हैं निरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक तथा सुधारात्मक। ये 4 सिद्धांत हैं। विधि का आधार राज्य की दमनकारी शक्ति में निहित है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये रॉल्स ने लिखा है। स्टेट्स टू कॉन्टैक्ट का सिद्धांत सर हेनरी मेन ने प्रतिपादित किया है। ड्यूगिट के अनुसार व्यक्ति का केवल एक ही अधिकार होता है, वह उसे सदैव कर्तव्यरत बनाए रहने का अधिकार। जेरोक फ्रैंक के अनुसार विधि की निश्चितता एक काल्पनिक तथ्य है, क्योंकि विधि सदैव परिवर्तनशील होती है। विधि शास्त्र को मानवीय ज्ञान की शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय जॉन ऑस्टिन का है। ब्लैकस्टोन का मत था कि सभी कानून अपनी अधिकार शक्ति प्राकृतिक विधि से प्राप्त करते हैं। रॉस्को पाउंड क्रियात्मक शाखा के मुख्य प्रवर्तक हैं। रोम की न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जिन्हें कि नागरिक विधि तथा सार्वजनिक विधि कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के विधिवेत्ताओं ने प्राकृतिक विधि के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई, इसीलिए 19वीं शताब्दी को प्राकृतिक विधि का अवनीति का कालखंड कहा जाता है। सामान्य के अनुसार प्राइवेट प्रतिशोध दांडिक न्याय के प्रशासन में संपरिवर्तित हो जाता है। फेडरिक लिखते हैं कि न्याय कभी दिया नहीं जाता, यह कठिन कार्य होता है। फेडरिक न्याय को व्याख्यात्मक करते हुए एक तर्क प्रस्तुत किया है कि न्याय एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कि किसी फॉर्मूले से सदैव के लिए बंद कर दिया जाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समता, स्वतंत्रता आदि सहित अनेक तत्वों के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास जारी रहता है। आगे है कि प्रथा जहां समाप्त होती है, रूढ़ी वहां प्रारंभ होती है। अर्थात रूढ़ी से पुरानी है प्रथा, प्रथा के बाद रूढ़ी आती है। तो प्रथा प्राचीन और उससे जो नई चीज है वो रूढ़ी है। तो प्रथा जहां समाप्त होती है, रूढ़ी वहां प्रारंभ होती है। प्रथा सामान्य अभ्यास है जो कि विधिक बाध्यताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। प्रथा रूढ़ी तब हो जाती है कि जब उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। प्रथा के बाद अर्थात रूढ़ी बनती है, तो उसे जब वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तो प्रथा रूढ़ी बन जाती है। विधान की विधि मान्यता सारता नहीं होकर के विधिता होती है। स्वामीहीन संपत्ति का अर्जन स्वामित्व का मूल अर्जन है। घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए वेंथम ने कहा है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते, सरासर झूठ है। उनके अनुसार न्यायाधीश घोषणात्मक सिद्धांत के बहाने विधायन का अधिकार चुरा लेते हैं। घोषणात्मक सिद्धांत की भूतभामिता पर कटाक्ष करते हुए बेंथम ने इसे डोंग लोक की संज्ञा दी है। निर्णयाधार न्यायिक पूर्वोक्त को जन्म देता है। निर्णयाधार पश्चातवर्ती निर्णयों के लिए आबद्धकर होता है। निर्णयाधार की परिभाषा सामंत ने इस प्रकार की है कि एक पूर्व निर्णय एक न्यायिक निर्णय है जो कि स्वयं में एक सिद्धांत अंतर्विष्ट करता है। ऐसा अंतर्विष्ट सिद्धांत को प्राधिकारिक तत्व का निर्माण करता है, जो कि प्राधिकारिक तत्व का निर्माण करता है। अवसर निर्णयाधार कहा जाता है, अक्सर उसे हम निर्णयाधार कहते हैं। अपूर्ण अधिकार वह होता है जिसे कि विधि के अंतर्गत मान्यता तो प्राप्त होती है परंतु विधि के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। अवधि बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार का उदाहरण है। अपूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि परिसीमा से बाधित ऋण की वसूली के लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता, किंतु अविस्वीकृति या आंशिक सदा के कारण वह वसूली योग्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर वास्तविक स्वामी की अनुमति के बिना 12 वर्ष तक निर्बाध रूप से एवं शांतिपूर्वक कब्जा रखता है तो वह उसका प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामी हो जाता है। पेटेंट, कॉपीराइट, वाणिज्यिक साख अर्थात ट्रेडमार्क एवं व्यापार नाम अभौतिक वस्तुएं हैं। ये अमूर्त स्वामित्व की कोटि में आती हैं। यह व्यक्ति को निज सांपत्तिक अधिकार देती हैं। जो व्यक्ति अपने कौशल तथा श्रम से कोई आविष्कार करता है
तो वह अकेला ही उस आविष्कार का उपयोग करने तथा लाभ उठाने का अधिकार होता है या अधिकारी है। यह विशेषाधिकार उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा दिया जाता है। ऐसे अधिकार को पेटेंट का अधिकार कहा जाता है। कि सामंत के विचार में निगम व्यक्तियों का ऐसा समूह है। निगम को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह बताया गया है जो कि विधिक कल्पना के द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में विधिक कल्पनाओं के द्वारा जिसे विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। निगमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय, अस्पताल, मंदिर, बैंक, रेलवे आदि संस्थाएं उपयोग के लिए रखी गई। तो ये जो संस्थाएं हैं ये अपने उपयोग के लिए रखी गई संपदा, जायदाद या निधि, न्यास संपदा, दिवालिया या व्यक्ति की संपत्ति या खैराती निधि, तो हिंदू देव मूर्ति आदि ये सभी विधिक व्यक्ति के उदाहरण हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम और नए टॉपिक्स को देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि परीक्षा की नज़दीकी को देखते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न न ला करके अगर वन लाइनर के रूप में उन्हें काफ़ी हद तक कंप्लीट करा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने ऐसा करने का यहाँ प्रयास किया है। बाकी इससे आगे के वीडियो में मैं MCQ लाने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इसका लाभ उठा सकें। यदि इस वीडियो के संदर्भ में आपके कोई सुझाव हों तो कृपया मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं।